हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई और मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। अभी तक की आपकी क्लासेस चल रही थी, साइकोलॉजी की 2-3 क्लासेस आपकी हुई हैं, ठीक है। आपका अगले महीने आपका एनटीए नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी डेट आपकी पोस्टपोन हो गई है। तो उसके लिए आज मैं कोई कंटेंट, कोई मैटर लेकर, क्लास लेकर नहीं आई हूँ। यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आई हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे या फिर जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा सा एग्जाम में, तो उनका क्वेश्चन का आज रिवीजन होगा यहाँ पर। अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसी ही रिवीजन की क्लासेस आपको आगे भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। जो आपके एनटीए नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनटीए नेट में जो पहले से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों का, उन्हीं क्वेश्चंस का क्या करेंगे, मॉडल पेपर का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, और मैंने एक पहले वीडियो डाला था कि अनसॉल्व जो पेपर होता है वो कैसे सॉल्व करें, उसकी टेक्निक क्या होती है, उसी टेक्निक से हम पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि अगर हम 5, 6 या 8 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके जो 4 ऑप्शन है उनकी जानकारी भी होगी, और इससे जो कंफ्यूजन होता है जो मेन ऑप्शन में, वो आपका दूर होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अध्यापन के क्रम में, अध्यापन के क्रम में अध्यापक अक्सर पाते हैं, अध्यापक अक्सर पाते हैं कि एक विद्यार्थियों को समझने में अधिगम संबंधी कठिनाई होती है। एक विद्यार्थी को समझने में अधिगम संबंधी कठिनाई होती है, ठीक है। साथ ही एकाग्रता का अभाव होता है, साथ ही एकाग्रता का अभाव होता है, ठीक है। और उसमें अति सक्रियता, अति सक्रियता यानी कि उसका एक्टिविटी का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, के लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह के मामले में सबसे सही उदाहरण कौन सा या सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए, इस जो एरिया के प्रश्न होते हैं इस कंटेंट पर, यानी कि कौन सी कोई डिजीज, जो बच्चों में कोई बीमारी ऐसी जो बच्चों में पाई जाती है, जो बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, उनमें किसी, यानी कि जो ऐसी बीमारी जो शिक्षा में शैक्षिक उनको अवरोध उत्पन्न कर रही है, शिक्षा ग्रहण करने में, सीखने में अवरोध उत्पन्न कर रही है, इस तरीके के 2 से 2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी तैयारी से जाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन समझते क्या है कि अध्यापन के क्रम में अध्यापक अक्सर पाते हैं, ठीक है। क्लासरूम में शिक्षक ने क्या देखा कि विद्यार्थियों को किसकी समस्या हो रही है, समझने में अधिगम संबंधी समस्या हो रही है, यानी कि अधिगम यानी कि वो सीख नहीं पा रहा है, यानी कि बच्चे जिस लेवल से उसको सीखना चाहिए, आईक्यू लेवल उसका जितना होना चाहिए, उसका उस हिसाब से वो सीख नहीं पा रहा है, उसको कठिनाई हो रही है, ठीक है। साथ ही एकाग्रता का, यानी कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है बच्चा, क्लासरूम में अगर उसको पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो और उसमें अति सक्रियता, यानी कि वो क्लासरूम में पढ़ने और लिखने की बजाय शिक्षक की गतिविधियों पर, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देने की बजाय अन्य गतिविधियों में वो सक्रिय रह रहा है। तो ऐसे मतलब कौन सा ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा रोग है जो इस बच्चे में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है अधरंग, अधरंघात,
अधरांघात। ठीक है, दूसरा इसका ऑप्शन है चतुषांघात। चतुषांघात। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा। और इसका चौथा जो ऑप्शन है वो है टोरेट संलक्षण। टोरेट संलक्षण। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनटीए नेट ने ये पूछा है आपसे 2018 के पेपर में। ठीक है, ये 2018 के नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आपको आंसर पता होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्पाइना बाइफिडा की। स्पाइना बाइफिडा होता क्या है? ठीक है, ये एक तरीके की बीमारी होती है, जन्मजात रोग होता है, जन्मजात रोग। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ठीक से वो विकसित नहीं हो पाती है, जिससे कि बच्चों में समस्याएं होती। नॉर्मली ये बीमारी जो होती बहुत रेयर होती, बहुत मतलब कह सकते हैं कि आप इंडिया में तो 10 लाख में एक बच्चे को इस तरीके की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा रोग है? ये है रीढ़ की हड्डी का रोग है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती नवजात शिशु में, जिसके कारण से उसको क्या क्या समस्याएं होती हैं। उसको समस्या होती है ठीक से, एक तो वो जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उसको समझ नहीं पाता है, यानी कि अधिगम संबंधी समस्याएं। प्रश्न पर अपने आ जाइए, अगर ये आंसर है तो इससे कौन कौन सी समस्याएं हो रही बच्चे को? अधिगम की समस्या हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है गतिविधियों पर, अधिगम संबंधी कठिनाई। दूसरी, एकाग्रता का अभाव हो रहा है, एकाग्रता का अभाव हो रहा है। और तीसरा है कि उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सही ऑप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं जो 3 गलत ऑप्शन हैं, तो वो 3 गलत ऑप्शन के बारे में अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, इनका नाम आपने सुना है, नाम देखा है, लेकिन अगर इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप इनका आंसर कैसे देंगे? ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने जो पूछा है वो अधरांघात है। जैसे नाम से ही पता है, इसमें अगर इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा अर्ध अंग आघात। आपने इसका क्या कर दिया? संधि विच्छेद कर दिया। ठीक, अधरांघात रोग को समझने के लिए आपने इसका संधि विच्छेद कर दिया, अर्ध अंग आघात। अब इसके शाब्दिक अर्थ पे आ जाइए। अर्ध मतलब आधा, अंग मतलब शरीर का भाग या हिस्सा, आघात यानी कि कोई भी बीमारी, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जो केवल हमारे शरीर के आधे हिस्से को प्रभावित कर रही है वो क्या कहलाता है? अधरांघात कहलाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक हड्डी की बीमारी होती है, लेकिन आधे अंग मतलब ये जा रही है हमारे कमर के नीचे, कमर के नीचे। ठीक है, मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, कमर के नीचे का हिस्सा, इस बीमारी में क्या होता है? अधरांघात में क्या होता है? इसको हिंदी इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे पैराप्लेगिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैराप्लेगिया। ठीक है, तो पैराप्लेगिया अधरांघात में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर के जो इसमें रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होती है, तो कमर के नीचे का जो हिस्सा है, कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो व्यक्ति का क्या होता है? इससे इफेक्ट होता है, व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है। यानी कि उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो तो काम कर रहा होता है, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, शून्य हो जाता है और बिल्कुल किसी तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अधरांघात के बारे में कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। कहाँ की बीमारी है? एक तो एक रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, ठीक है, बैकबोन की दिक्कत है, और ये किस ह्यूमन बॉडी के किस एरिया को इफेक्ट करती है? ये कमर के नीचे के हिस्से को प्रभावित करती है या फिर इफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर, चतुषांघात।
ठीक है। अब पहले अग्रांगात था, यानी कि आधे हिस्से को प्रभावित कर रहा था। चतुर्थांगात यानी कि मानव शरीर के पूरे हिस्से को, यानी कि गर्दन छोड़ दीजिए, गर्दन के नीचे से जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहां से लेकर पैरों तक, यानी कि इस बीमारी में हाथ और पैर, मनुष्य के यानी कि मानव शरीर के हाथ और पैर दोनों इफेक्ट करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा शरीर इस बीमारी में इफेक्ट करता है। संघात यानी कि चारों, दो हाथ और दो पैर, यानी कि पूरा का पूरा शरीर किसके नीचे, गर्दन के नीचे से पूरा का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, और ये मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिप्लेगिया। इंग्लिश का नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश का जो नाम था वही हिंदी में लिखकर आया था, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रिप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया, ठीक है। तो इसको, और इसका एक और नाम भी है, इसका नाम है टेट्राप्लेजिया, ठीक है। अगर मान लीजिए इस नाम से नहीं आता है, चतुष्संघात नाम से नहीं आता क्वेश्चन, क्वाड्रिप्लेगिया नाम से नहीं आता, और कभी कभी टेट्राप्लेजिया नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टेट्राप्लेजिया, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया। अब चौथा है आपका टोरेट संलक्षण, यानी कि ये कौन सी बीमारी होती है, किस अंग को इफेक्ट करती है। तो इसका, ये एक तंत्रिकाओं से जुड़ा रोग है, ठीक है। ये बीमारी किससे जुड़ी है, तंत्रिकाओं से जुड़ी है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टोरेट जो संलक्षण है वो किससे संबंधित है, यानी कि मनुष्य के शरीर में किन चीजों को इफेक्ट करता है, किस चीज को प्रभावित करता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा कि ये तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं, एक ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि जो मांसपेशियों, ऐसी कौन सी बीमारी होती है या फिर ऐसा कौन सा लक्षण देखा जाता है मनुष्यों में या बच्चों में कि जिससे क्या होता है कि अचानक से उनकी मांसपेशियां क्या होने लगती हैं, फैल जाती हैं और अचानक से सिकुड़ जाती हैं। तो कौन सा सिंड्रोम होता है, वो टोरेट सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये तंत्रिकाओं से संबंधित एक बीमारी है, और इसमें मांसपेशियां जो होती हैं व्यक्ति की, वो अचानक से फैलने लगती हैं, अचानक से सिकुड़ने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि अचानक से जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है उसके जो हाव भाव होते हैं वो अचानक से, यानी कि अगर बॉडी में कोई दिक्कत हो रही, कोई चीज इफेक्ट हो रहा है, तो अचानक से क्या होता है, वो हाव भाव उसके चेंज होने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था ये 2018 के एनटीए-नेट ने पूछा है, और इस तरीके के कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में जरूर मिलेंगे, जिसमें कि कोई ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी जिससे क्लासरूम में बच्चे इफेक्ट करते हों उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है, ठीक है। अब इसमें पहला ऑप्शन है, मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है, मानसिक विकास, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रही हूं ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। मानसिक विकास में तीव्रता, ठीक है। अगला है सामाजिक विकास में तीव्रता, गत्यात्मक कौशल में तीव्रता,
और चौथा पॉइंट इसका है संवेगात्मक कौशल में तीव्रता। संवेगात्मक कौशल में तीव्रता। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात करते हैं समावेशी कक्षा क्या है। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा कि ऐसी क्लासरूम, ऐसी कक्षा जिसमें भी सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ रखा जाता है। अब विशिष्टता का भी एक लेवल होता है, यानी कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा विशिष्ट है, यानी जिसे कहते हैं कि एक उपचार की ज़रूरत होती है, विषय विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, यानी कि चाहे उसकी विशेषज्ञता शारीरिक हो या मानसिक हो, तो ऐसे बालक तो पूरी तरह से अलग कर दिए गए, उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई। लेकिन जिनमें विशेषज्ञता की जो कहते हैं हल्की होती है, जिन्हें विशेषज्ञों की जरूरत नहीं होती, वो सामान्य बालकों के साथ रहकर भी क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ कैसे हैं बच्चे, विशिष्ट बालक हैं और कुछ सामान्य बालक हैं। ठीक है, तो अब सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ में वो ऐसा कौन सा विकास है या कौन सा कौशल है जिसमें उनका डेवलपमेंट हो जाता है, यानी सकारात्मक इफेक्ट होता है, वो और ज्यादा प्रभावित होता है उनका कोई भी पक्ष। तो सबसे पहले मानसिक विकास में तीव्रता। देखिए सामान्य बच्चा है, सामान्य क्लास में पढ़ रहा है, सामान्य बच्चों के साथ भी पढ़ रहा है, तो मानसिक विकास तो उसका तीव्र होगा ही होगा। ठीक है, गत्यात्मक कौशल भी है उसका तीव्र होगा, और संवेगात्मक कौशल संवेगों के रूप में भी वो तीव्र होगा। इसका जो राइट आंसर है वो सामाजिक विकास में तीव्रता। ये इसलिए इसका क्वेश्चन है क्योंकि विभिन्न लेवल के बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, दोनों को आपस में तालमेल बिठाना। ठीक है, तो तालमेल बिठाने के लिए उनका एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कैसे होगा बीच में, तो उसके लिए कहते हैं कि समाज, जो क्लासरूम होता है वो समाज का लघु रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे का क्या होता है, सामाजिक कौशलों में, सामाजिक विकास में वृद्धि होती है, और यही इसका क्या होता है, सकारात्मक पक्ष होता है, यानी कि वो एडजस्टमेंट बिठाते हैं कि उन बच्चों के साथ वो कैसे क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे। क्योंकि जो विशिष्टता होती है वो किस लेवल की हो सकती है, जैसे कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूर से देखने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो क्लासरूम में टीचर क्या करता है, उनको आगे थोड़ा सा बैठा देता है। किसी को सुनने में हल्की सी दिक्कत है, टीचर आगे बैठा देता है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि वो आगे बैठे, वो आगे आए, तो यही पर सामंजस्य बिठाने की जरूरत होती है। उन्हें ये बात समझनी पड़ती है कि क्लासरूम में हमें सबको, एक शिक्षक को साथ में लेकर चलना है, जहां पर विशिष्ट बालक भी हैं और जहां पर सामान्य बालक भी हैं। ठीक है, इसके भी समावेशी शिक्षा जो है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके भी मिल जाएंगे, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की डेट बढ़ गई है और आपके पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है उन पॉइंट को नोट डाउन करने का जिनमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये लेकर आपको नहीं बैठना है कि अरे मेरा तो सब कुछ तैयार है। ठीक है, सब कुछ तैयार है, ये अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस तक मत लेकर जाइए। आप कॉन्फिडेंट रहिए, और जो ऐसे टॉपिक आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आपको उनको लेकर, या थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो इस टाइम पीरियड में आप उनकी पढ़ाई करिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता। समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता। ओके, समावेशी कक्षा से दूसरा क्वेश्चन मैंने फिर उठाया है समावेशी शिक्षा से। तो इससे पहला है निःशक्त बालकों पर विशेष ध्यान। निःशक्त बालकों हेतु मंदग्राही अधिगमकर्ता हेतु विशेषज्ञों की राय अगला है निःशक्त बालकों
हेतु सहानुभूति, और चौथा ऑप्शन है विषम रूपता की गुंजाइश रखते हुए विषम रूपता की गुंजाइश रखते हुए कक्षा आयोजित करना, कक्षा आयोजित करना। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है। तो अब सबसे पहले अभी मैंने बात की थी कि निःशक्त बालकों पर विशेष ध्यान देना है, यानी कि अगर उनको कोई डिसेबिलिटी है तो उनको मतलब ध्यान देना है उन पे, लेकिन इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि उनमें डिसेबिलिटी का जो लेवल होता है वो कम होता है। तो विशेष ध्यान की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन बच्चों को अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो एक तो अपने आप को अलग महसूस करेंगे, और जो सामान्य बालक है वो उनके साथ में तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि मंद राय अधिगम करता है तो विशेषज्ञों की राय। ये पॉइंट भी मैंने अभी क्लियर किया कि यहाँ पर विशेषज्ञों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो मंदता होती है उसका लेवल कम होता है, और सामान्य जो कक्षा का जो अध्यापक होता है वही उन बच्चों की समस्याओं का निदान आसानी से कर सकता है। ये तो सहानुभूति, हमें सहानुभूति नहीं दिखानी है। सहानुभूति दिखाएंगे तो बच्चे अपने आप को अलग समझने लगेंगे, विशिष्ट समझने लगेंगे, सामान्य बच्चे हैं, और क्लास में क्या हो जाएगा, विरोध उत्पन्न हो जाएगा कि टीचर उन बच्चों का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका कम करते हैं। इसलिए जो हमारी समावेशी कक्षा है उसका मतलब ही यही है कि विशिष्ट भी है, सामान्य भी है, लेकिन सारे बच्चों को एक धारा से शिक्षा देना है, एक तरीके से पढ़ाना है। फिर है विषम रूपता की गुंजाइश रखते हुए कक्षा आयोजित करना, यानी कि विभिन्न स्तर के बच्चे हैं, IQ लेवल में भी अलग हैं, शारीरिक रूप से भी अलग हैं, मानसिक रूप से भी अलग हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से भी अलग बच्चे हैं। ठीक, तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कक्षा का आयोजन करना है कि इतनी सरलता से शिक्षक पढ़ाए, इतनी सरलता से कि क्लासरूम के हर बच्चे को, चाहे वो पढ़ने में तेज हो या पढ़ने में बिल्कुल मंदित हो, हर किसी को उसकी बात आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है सामाजिक और भावात्मक विकास के, सामाजिक और भावात्मक विकास के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं? ठीक है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है अभिभावकों से दूर रहने की प्रवृत्ति, से दूर रहने की प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है गहन स्व जागरूकता, तीसरा ऑप्शन है भावनाओं पर अल्प नियंत्रण, चौथा है कौतूहल, पांचवा है भय और चिंता, और लास्ट जो ऑप्शन है आपका है अभिप्रेरणा में टकराव, अभिप्रेरणा में टकराव। ठीक है,
बात है तो बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात की जा रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि बाल्यावस्था की विशेषताएं, और उसमें भी बाल्यावस्था में सामाजिक और भावात्मक विकास, ठीक है, यानी कि सामाजिक, सबसे पहले तो हम देखेंगे अभिभावकों से दूर रहने की प्रवृत्ति। क्या ये बाल्यावस्था की विशेषता है? बिल्कुल है, ठीक है। अभी क्यों है इस पर हम क्लियर करेंगे। फिर गहन स्व जागरूकता, ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। भावनाओं पर अल्प नियंत्रण, ठीक है, भावनाओं पर अल्प नियंत्रण भी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौतूहल बाल्यावस्था की विशेषता है, और भय और चिंता बाल्यावस्था की विशेषता है। अभी प्रेरणा में टकराव इसकी विशेषता नहीं, ठीक है। अब ये अभिभावकों से दूर रहने की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था तक तो शिशु जो होता है जो परिवार सेंटर्ड होता है, यानी माता पिता तक ही सीमित रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है वो बाहर निकलने लगता है, खेलने जाने लगता है, पेरेंट्स भी रिलैक्स होकर उसको बाहर भेज देते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि वो बाहर निकलने लगता है, तो वो थोड़ा सा क्या करता है कि अपने पेरेंट्स से दूर रहने की कोशिश करता है कि बाहर भी अगर वो खेल रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, जो वो करना चाह रहा है वो करें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन पूरी तरह से ठीक होगा। फिर गहन स्व जागरूकता, स्व जागरूकता यानी कि पूरी तरह से हर चीज़ के लिए हम अवेयर हैं। तो ये किस एज की आपकी विशेषता होगी? ये आपकी प्रौढ़ावस्था में जाएगी, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। फिर भावनाओं पर अल्प नियंत्रण, भावनाओं पर अल्प नियंत्रण जो बाल्यावस्था में होता है वो शारीरिक और मानसिक विकास में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, ठीक है। जो भावनाओं पर होता है बच्चा अपने नियंत्रण करना थोड़ा थोड़ा सीखने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो होगा ये होगा शैशवावस्था का, शैशवावस्था। इसमें जो होता है बच्चा जो होता है वो क्या करता है, अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाता। अगर उसको कोई चीज़ चोट पहुंचा रही है तो वो रोने लगता है। अगर वो ये नहीं सोचता है कि वो मार्केट में खड़ा रो रहा है, घर में रो रहा है, हॉस्पिटल में रो रहा है या मंदिर में रो रहा है, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हर जगह खुल के अपने पेरेंट्स से मांग लेता है, ठीक है। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था के एंड तक ये सब बातें सीखता है, थोड़ा थोड़ा ये सीखने लगता है कि हमें अगर कोई फीलिंग्स हैं, हमें कोई भी चीज़ मांगनी है तो कहाँ पर मांगनी है, हमें कोई जिद करनी है तो कहाँ पर करनी है, ठीक है। ये इस तरीके की जो हमारी जो भावना, इमोशंस पर नियंत्रण करना थोड़ा थोड़ा सा बाल्यावस्था की शुरुआत में बच्चा सीखने लगता है। फिर अब कौतूहल, कौतूहल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जिज्ञासा से, ठीक है। हर चीज बच्चा बाहर निकलता है। आजकल तो बच्चों को खैर मोबाइल फ़ोन से ही टाइम नहीं है, मोस्टली बच्चों को लैपटॉप पे बैठे हैं, टीवी पे बैठे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं इस एज में, ठीक है, इस एज में भी अगर आपका बच्चा है तो उसको मोबाइल से दूर रखिए। और आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं, नॉर्मली बच्चा क्या करता है, बस में बैठा है, मोबाइल लेकर बैठा है, मोबाइल में देख रहा है, ठीक है। अगर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो बस से बाहर देखेगा, अंदर देखेगा, जो टिकट मैन है वो टिकट दे रहा है, पैसे ले रहा है, और सवारियों को कहाँ पर उतार रहा है, बाहर पेड़ पौधे देख रहा है, जानवरों को जाते हुए देख रहा है, देश दुनिया देख रहा है, और बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। तो कौतूहल यानी कि आश्चर्य, हर चीज को आश्चर्य के तरीके से देखता है, हमसे क्वेश्चन करता है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति बाल्यावस्था की है, आजकल की जो जनरेशन है उसमें पूरी तरह से नील तो नहीं कह सकते हैं, कम होती जा रही है। और आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, और ये बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली गार्जियन क्या होता है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, ठीक है, जबकि ये बहुत गलत आदत है। आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उनको अपना समय दीजिए, ठीक। आप समय देंगे तो बच्चे मोबाइल से, टीवी से अपने आप ही दूर रहेंगे। उनको प्रॉपर खेलने के लिए टाइम दीजिए कि वो खेलने जाएं, उन पर पढ़ाई का प्रेशर होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि वो हरदम परेशान रहें, ठीक है। बच्चा हर समय रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक। भय और चिंता, ठीक, इस एज में आते आते बच्चों में जो संवेग होता है, भय यानी डर और चिंता। होमवर्क नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी, क्लासरूम में मैम किस तरीके का बिहेवियर करेंगी मेरे साथ, अगले बच्चे को उन्होंने एक टॉफी दे दी, उसने अच्छा काम किया तो बच्चे को चिंता हो गई, डर भी है,
साथ में कि अगर अच्छा काम नहीं करूंगा तो मैम मुझे डांटेंगी, घर में आकर मुझे डांट भी पड़ेगी, पिटाई भी होगी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं घर में ही बच्चे की होती हैं कि अगर मम्मी ने बोला कि ये चीज़ तोड़ना नहीं है, पानी गिराना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इस एज में आकर बच्चे में थोड़ा सा डर और साथ में चिंता भी उत्पन्न हो जाती है। अब अभिप्रेरणा में टकराव, अभिप्रेरणा में टकराव किस एज की विशेषता है? ये किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषता है। तो सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। एग्जाम में कोई भी ऑप्शन पूछा जाए, ये आप इन सब एग्जाम में इन जो जितनी भी आप ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी की विशेषताएं देख कर जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो जाता है क्योंकि जो बाल्यावस्था और शैशवावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था एक क्वेश्चन नॉर्मली बहुत पूछा जाता है कि बच्चे का सामाजिक जो विकास का प्रारंभ होता है किस अवस्था से होता है। ठीक है, अगर प्रारंभ की बात करें तो शैशवावस्था के अंतिम चरण आते आते बच्चे में सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो संपूर्ण सामाजिक विकास की बात करते हैं वो किसमें होता है? बाल्यावस्था में आते आते होता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन तो और थे लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है चार्ल्स गैलोवे। चार्ल्स गैलोवे, अब इनका नाम आने वाले जो एजुकेशन से जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, जीडीसी का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का एग्ज़ाम हो, आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो या एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो, अब उनके सिलेबस में, उनके क्वेश्चन पेपर में एक ये नाम जो है पिछले कुछ सालों से आने लगा है और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चार्ल्स गैलोवे के प्रेक्षण प्रणाली में अंतर्निहित मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता है। अब सबसे पहले तो बात है कि चार्ल्स गैलोवे कौन थे। अभी तक कि आपने नाम सुना होगा फ्लैंडर्स का। फ्लैंडर्स का नाम आपने सुना होगा अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में। ठीक है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर तो मैं जब इनका टर्न आएगा, जब इनकी सिलेबस से बारी आएगी तब मैं इनके बारे में बताऊंगी। लेकिन जो लोग एग्जाम बिल्कुल देने जा रहे हैं उनको फ्लैंडर्स के बारे में सब कुछ पता होगा और ये भी पता होगा कि उन्होंने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली पर उनकी थी और इन्होंने शाब्दिक व्यवहार पर, इसमें इन्होंने शाब्दिक व्यवहार पर चर्चा की है। ठीक है, शाब्दिक व्यवहार पर चर्चा की। कक्षा कक्ष में जो एक अध्यापक और एक छात्र का जो शाब्दिक व्यवहार होता है उसकी इन्होंने 10 श्रेणियां बताई और बताया कि जो शाब्दिक व्यवहार होता है वो कक्षा कक्ष में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन्होंने अशाब्दिक व्यवहार को पूरी तरह से नकार दिया। ठीक है, अब चूंकि मैंने ये बताने का मतलब ये था कि जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि ये चार्ल्स गैलोवे कहाँ से निकले और इन्होंने जो सिद्धांत दिया या जो इन्होंने जो भी अपना व्यवहार के बारे में जो भी बताया कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान, वो कहाँ से निकल कर आया। अगर आप फ्लैंडर्स से शुरू करेंगे तो इनको समझने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो फ्लैंडर्स ने क्या कहा? अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली बताई, शाब्दिक व्यवहार महत्व बताया और 10 इन्होंने छात्र और शिक्षक और सब पूरा इन्होंने 10 जो श्रेणियां थी वो बताई थी छात्र और शिक्षक के रूप में कक्षा कक्ष में, और शाब्दिक व्यवहार को मात दिया था। अब शाब्दिक व्यवहार का विरोध किसने किया था? चार्ल्स गैलोवे ने। इन्होंने शाब्दिक व्यवहार का कक्षा कक्ष में इन्होंने बताया था शाब्दिक व्यवहार महत्वपूर्ण है लेकिन हम अशाब्दिक व्यवहार को नकार नहीं सकते। इन्होंने अशाब्दिक व्यवहार को नकार दिया और इनका जो सिद्धांत था वो पूरा का पूरा किस पर आधारित था? अशाब्दिक व्यवहार पर। अशाब्दिक व्यवहार, क्योंकि इनका सिद्धांत की थ्योरी जो है वो काफी लंबी चौड़ी है, उसके लिए एक पूरी क्लास 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक सीधा साधारण सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कक्षा कक्ष में अशाब्दिक व्यवहार
जो प्रणाली है उस पर, अब इन्होंने कहा चार्ल्स गैलोवे के प्रेक्षण प्रणाली में अंतर्निहित मुख्य विशेषता है। ठीक है, अब मुख्य विशेषता कौन सी है, इस पर आ जाते हैं हम सीधा सीधा। अब इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है शाब्दिक प्रशिक्षण सघन होना चाहिए, शाब्दिक प्रशिक्षण सघन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया शाब्दिक संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पर्याप्त आधार है, शाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, किसका आधार है, शाब्दिक संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसका आधार इन्होंने बताया। फिर तीसरा इन्होंने बताया अशाब्दिक व्यवहार का कोई महत्व नहीं, अशाब्दिक व्यवहार का कक्षा कक्ष में कोई भी महत्व नहीं है। चौथा इन्होंने ऑप्शन दिया है कक्षा में अंतर क्रिया के दौरान अशाब्दिक संप्रेषण प्रभावी हो सकता है, कक्षा में अंतर क्रिया के दौरान अशाब्दिक संप्रेषण अधिक प्रभावी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर चारों ऑप्शन है। अब सबसे पहले तो जैसे ही चार्ल्स गैलोवे का नाम आएगा हम तुरंत ही किसमें आ जाएंगे, अशाब्दिक संप्रेषण में। ठीक है, हम किसमें आ जाएंगे, अशाब्दिक संप्रेषण में आ जाएंगे। तो इन्होंने शाब्दिक प्रशिक्षण सघन होना चाहिए, तो ये पूरी तरह से, ये किसका था, फ्लैंडर्स का था। शाब्दिक संप्रेषण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पर्याप्त आधार है, ये भी किसका था, फ्लैंडर्स का था। अशाब्दिक व्यवहारों के कक्षा कक्ष में कोई महत्व नहीं, यानी कि फ्लैंडर्स ने अशाब्दिक व्यवहारों को नकारा है पूरी तरह से, तो ये भी फ्लैंडर्स का है। अगर मान लीजिए फ्लैंडर्स के बारे में ये बात होती, प्रश्न होता, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल भी सही होते। लेकिन चार्ल्स गैलोवे ने क्या कहा था कि कक्षा कक्ष में जो शिक्षक और छात्र अंतर क्रिया होती है उसमें अशाब्दिक संप्रेषण अधिक प्रभावी हो सकता है, यानी कि इन्होंने शाब्दिक संप्रेषण पर जोर दिया फ्लैंडर्स ने, और चार्ल्स गैलोवे ने अशाब्दिक संप्रेषण पर बल दिया। ठीक है, इनकी पूरी थ्योरी का पूरा सिद्धांत। अब इससे भी क्वेश्चन इनके आने लगे हैं, लेकिन अभी जो एक क्वेश्चन है, एक तो अशाब्दिक संप्रेषण का सिद्धांत किसका है, किसने दिया है, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया है कुछ एग्जाम में, और दूसरा एक इस तरीके का क्वेश्चन कि इन्होंने किस बात पर बल दिया, कक्षा कक्ष में जो अंतर क्रिया होती है छात्र और शिक्षक की, उसमें इन्होंने शाब्दिक अंतर क्रिया पर बल दिया या अशाब्दिक अंतर क्रिया पर बल दिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये तो आज का आपका रिवीजन प्रैक्टिस का क्लास था। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम हो पाए हैं, 5 ही क्वेश्चन केवल हुए हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन भी पूरे के पूरे क्लियर करा दिए हैं मैंने ऑप्शन सहित। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आगे भी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, अभी तो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस इसी तरीके से करवा दूंगी। और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को। और अगर आपको आज का जो प्रैक्टिस सेट है पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। धन्यवाद।